हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, इमोर्टल स्पेक्ट्रल पैलेस सेंसरतजू और टैलेंट सेट के ऊपर एहसान जताने के लिए अकेले ही वहां पे आकर 3 डेज आर्मी के साथ मुकाबला करने लगा था। पर 3 डेज आर्मी जो कि उस फाइट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले चुकी थी, वो इमोर्टल स्पेक्ट्रल पैलेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा घातक हमले करते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देती है। खैर, अभी ये खतरनाक जंग वहां पे इसी तरह से चल ही रही थी कि तभी इस दौरान वहां पे एंशिएंट टैलेंट सेट के और 3 डिसेबल्स की एंट्री होती है, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि आते साथ ही और सेंसरतजू से मिलने के बाद उनकी इजाजत से वो वहां पे 3 डेज आर्मी को भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिससे हम लोगों को वहां पे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि वो तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जबकि मिस निंगयू को तो वहां पे लोगों के ऊपर शक होने लगा था कि उनके अंदर कुछ अजीब है, जबकि मिस जियानिंग को वहां पे किंगजू को बनाई हुआ सूप बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो एक ही बार में उसका पूरा सूप खत्म कर देती है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को टैलेंट सेट के किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंगजू जियानिंग को लेकर किचन में जा चुकी थी और बाकी सभी डिसेबल्स चुपके से मिस जियानिंग को वहां पे किंगजू का बनाई हुआ खाना खाते हुए देख रहे थे, जहाँ पे मिस जियानिंग सभी को हैरान करते हुए एक के बाद एक किंगजू का बनाया हुआ खाना खत्म करती जा रही थी। जो देखकर बर्नेक्रो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या एक और बाउल? जिस पे लिंगार भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये 8वां बाउल है, ये लड़की आखिर है क्या? जिस पे चूचू भी वहाँ पे लोगों की हाँ मिलाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इसका पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि मिस जियानिंग वहाँ पे एक और बाउल को खत्म करते हुए कहती है, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो, एक और बाउल दो। इस दौरान हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे उन सभी लोगों को रास्ते से हटाकर खुद आगे बढ़ते हुए किचन के गेट पे आ जाता है। और जब फेंग वहाँ पे अंदर की तरफ देखता है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये लड़की है क्या चीज? इसका पेट तो यहाँ पे बनने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अभी बेचारा वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बर्नेक्रो उसे धक्का देकर वहाँ पे साइड पे हटाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। और इस तरह वो तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी झगड़े में किचन का गेट ओपन हो जाता है, जिससे मिस जियानिंग को तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अभी तक भी अपने खाने में मसरूफ थी। जबकि हम देखते हैं कि लिंगजू के साथ साथ सेंसरतजू के बाकी के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि मिस जियानिंग अपना बचा हुआ खाना खत्म करने के बाद डेकार मार देती है और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए वहाँ पे उन सभी लोगों से कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे? जिस पे वो सभी लोग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सर हिला देते हैं। ये देखकर मिस जियानिंग जल्दी से भागकर वहाँ पे उन सभी के पास चली जाती है, लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तो किंगजू उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहती है, मैं रात को भी बहुत सारा खाना तैयार करके रखूंगी, इसलिए तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। किंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जियानिंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे पहले ही आ जाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने बाकी के साथियों से कहती है, चलो हम लोग अपने टैलेंट सेट के टूर को कंटिन्यू करते हैं। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन सभी के जाने के बाद बर्नेक्रो को वहाँ पे एक अजीब सी फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसे देखकर बर्नेक्रो जैसे उसके बारे में पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो तब तक वो फॉर्मेशन वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। जो देखकर बर्नेक्रो वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, आखिर ये क्या चीज थी? ये वाकई में कोई डेवल फॉर्मेशन थी या फिर मुझे कोई वहम हो रहा है? पर बर्नेक्रो उसे अपना वहम समझकर उस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो भी चुपचाप अपने साथियों के पीछे चला जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग मस्ती करते हुए टैलेंट सेट में घूम रहे थे। और इसी तरह उन लोगों को वहाँ पे घूमते घूमते शाम हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में लिंगार वहाँ पे उन सभी लोगों को अपने रिफाइनिंग रूम की तरफ ले जाते हुए कहती है, ये है हमारे टैलेंट सेट का नया रिफाइनिंग रूम, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये कहते कहते लिंगार वहाँ पे कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी स्पीड भी वहाँ पे थोड़ा बढ़ गई थी। पर यांजू जो कि वहाँ पे चल नहीं सकती थी, इस दौरान हम देखते हैं कि वो वहाँ पे थोड़ा पीछे रह जाती है, जिसके चलते वो वहाँ पे लिंगार से माफी मांगते हुए कहती है, जूनियर सिस्टर माफ करना, पर मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा तेज नहीं चल सकती, बेहतर होगा कि आप सभी लोग आगे चले जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। यांजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, जबकि लिंगार को भी बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था, इसलिए वो वहाँ पे रोते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ये हरगिज भी मतलब नहीं था, मैं आपको टैलेंट सेट का टूर करवाते हुए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि ये बात ही मेरे दिमाग से निकल गई कि आप चल नहीं सकती। लिंगार को वहाँ पे इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर यांजू को भी वहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी जल्दी वहाँ पे से माफ करते हुए कहती है, जूनियर सिस्टर कोई बात नहीं, प्लीज माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी अब तो मुझे सबकी आदत हो चुकी है। पर यांजू की ये बात सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। ये तभी हम देखते हैं कि सभी की उदासी को दूर करने के लिए वहाँ पे 9 ड्रैगन्स की एंट्री होती है, जो कि जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर यांजू की व्हीलचेयर को पकड़ते हुए कहते हैं, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? हम है ना, हम लोग आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। वही 9 ड्रैगन्स को देखकर यांजू खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या ये वाकई में ही 9 ड्रैगन्स है? पर तब तक हम देखते हैं कि 9 ड्रैगन्स वहाँ पे उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उसकी व्हीलचेयर को ऊपर हवा में उठाकर बहुत ही तेजी के साथ उसे रिफाइनिंग रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो तीनों वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए यांजू से कह रहे थे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने मास्टर से कहकर आपके लिए एक सुपर फास्ट फायर विंड व्हीलचेयर बनवा देंगे, जिसके बाद आपको चलने के लिए किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ आप हम लोगों से ज्यादा तेजी के साथ चल पाओगी। 9 ड्रैगन्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यांजू वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, ये कौन से मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ये लोग अपने ट्रू मास्टर ली चैंग के बारे में बात तो नहीं कर रहे? पर तब तक हम देखते हैं कि 9 ड्रैगन्स उसे लेकर रिफाइनिंग रूम के सामने पहुंच चुके थे,
जहाँ पे मेटियानिंग ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। और जैसे ही वो यंजू को उड़ते हुए आकर देखती है तो वो भी एक्साइटेड होते हुए उसके पास चली जाती है और बिल्कुल किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर उसे बताने लगी थी, सीनियर सिस्टर ये रिफाइनिंग रूम तो बिल्कुल हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट की तरह है। मेरी तो पुरानी यादें ताजा हो गई। और ये कहकर वो वहाँ पे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उछलते हुए खुशी मनाने लगती है, जो देखकर यंजू को भी वहाँ पे उसके लिए काफी अच्छा लग रहा था। कि तभी इस दौरान हम देखते हैं कि यंजू की नजर वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए ली चैंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे मुस्कुराते हुए यंजू की तरफ ही देख रहा था। जबकि ली चैंग को देखकर एक पल के लिए उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही कैस किया था, ली चैंग बाकी में ही जिंदा है। और अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि ली चैंग वहाँ पे उसके पास चला जाता है, जो कि वहाँ पे उससे मिलते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों दिखाई दे रही हो, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे यंजू जल्दी से वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस तुम्हें जिंदा देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई थी, पर सच कहूँ तो तुम्हें दोबारा जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जिस पे ली चैंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, सेम टू यू, मुझे भी तुम्हें जिंदा देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये कहकर ली चैंग खुद ही वहाँ पे उसकी व्हील चेयर को पकड़कर उसे रिफाइनिंग रूम की तरफ ले जाने लगता है। और इस तरह के बाद बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक बार फिर से उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जब बर्नी क्रो भी उनके पीछे जाने लगता है तो बर्नी क्रो को वहाँ पे एक बार फिर से वही डेविल साइन दिखाई देता है, जो कि उन तीनों एंशिएंट कल्टीवेटर्स के जाने के बाद दोबारा से गायब हो गया था। जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, नहीं नहीं, दो बार कोई वहम नहीं हो सकता, ये निशान वाकई में ही सच है, पर ये है क्या और आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके बॉस को इस सब के बारे में जाके बताना होगा। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे उन सभी के पीछे ना जाकर एसाटाजू को वहाँ पे सब कुछ बताने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टैलेंट सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसाटाजू अपने हेल गोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे और निंगयू हमेशा की तरह उनके लिए चाय बनाते हुए उन्हें चाय सर्व कर रही थी। कि तभी हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे आकर उन्हें सब कुछ बता देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वो डेविल साइन भी बना के दिखाता है। और थोड़ा परेशान होते हुए एसाटाजू से कहता है, इस निशान को मैंने दो बार देखा था, पहली बार में तो इसे मैंने अपना वहम समझा था, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ये कहकर वो वहाँ पे एसाटाजू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस अब आप ही बताइए, क्या वाकई में यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर ये मेरा वहम है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे उस डेविल साइन को बहुत ही गौर से देखने के बाद उन्हें वहाँ पे गोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, ये 9 हेल्थ डिवाइनिंग 5 सील टेक्निक है। साथ ही साथ एसाटाजू वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, कोई हमारे टैलेंट सेट के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, सिस्टर आपके कहने का क्या मतलब है, क्या वाकई में ये 9 लेयर्ड सीलिंग फॉर्मेशन है, यानी कि एक ही सील फॉर्मेशन के अंदर 9 लेयर्स है, जिनमें से हर एक लेयर अपनी अलग अलग ताकत रखती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, एंशिएंट समय में ही हेवन ने इस खतरनाक किलिंग फॉर्मेशन को खत्म कर दिया था ना, तो फिर ये फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे। मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे एसाटाजू से कहता है, बॉस मुझे तो लगता है कि ये लोग अचानक से इसलिए वापस से टैलेंट सेट में आए हैं ताकि ये लोग मिलकर हमारे टैलेंट सेट को बर्बाद कर सके, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को रोक के रहूंगा। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही तेजी के साथ उन तीनों को रोकने के लिए वहाँ से भाग के जाने लगा था, पर एसाटाजू कोर्ट में उसे आवाज देकर पीछे से रोकते हुए कहते हैं, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, हकीकत थोड़ी ही देर में खुद ही सामने आ जाएगी। एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे उनसे कहता है, लेकिन बॉस हकीकत सामने आने से पहले ही अगर उन लोगों ने हमारे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे चाय का सिप लेते हुए कहते हैं, नहीं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दोबारा से वहाँ पे रिफाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली चैंग ने अपनी कमाल की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए यंजू के लिए एक सुपर फास्ट व्हील चेयर बना दी थी। और जब ली चैंग उसे वहाँ पे ट्राई करने के लिए कहता है तो लेंगार और एक और फीमेल कल्टीवेटर यंजू को उठाकर उस नई व्हील चेयर के ऊपर बैठा देती है, जिसके ऊपर बैठे साथ ही यंजू वहाँ पे ली चैंग की तारीफ करते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। यंजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चैंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, जरा एक बार इसे चला के देखो। ली चैंग की बात मानकर जब यंजू वहाँ पे उस व्हील चेयर को एक्टिवेट करती है तो वो व्हील चेयर इतनी ज्यादा तेज थी कि बेचारी यंजू का रो भी वहाँ पे उड़ने लगा था। और जैसे ही उसका रो पड़ता है तो आज पहली बार हम लोगों को वहाँ पे उसका फेस दिखाई देता है, जबकि हम देखते हैं कि बेचारी यंजू तो वहाँ पे पर हवा में ही चिल्लाती हुए कहने लगी थी, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। इवन लिंगार भी वहाँ पे सरप्राइज होते हुए कहती है, वाकई में ही ये तो बहुत ज्यादा तेज है। जबकि मेटियानिंग तो वहाँ पे किसी बच्चे की तरह खुशी के मारे उछलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ वो वहाँ पे यंजू के लिए खुश होते हुए कहती है, यंजू के तो मजे हो गए, अब वो जहाँ चाहे मर्जी खुद से ही जा सकती है। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ याद आता है, जो याद आते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी सारी खुशी वहाँ पे गायब हो जाती है और उल्टा वो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि यंजू भी वहाँ पे नीचे आकर सीधे ली चैंग के पास जाते हुए कहती है, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। यंजू को वहाँ पे अपना शुक्रिया अदा करते हुए देखकर ली चैंग वहाँ पे उससे कहता है, अगर वाकई में तुम मेरे शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो टैलेंट सेट की डिफेंस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरी मदद करो, असल में वही मेरा थैंक यू होगा। ली चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार
लिंगार भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे टैलेंट सेट के डिफेंस सिस्टम के अंदर अभी भी काफी सारे लूप होल्स हैं, अभी भी उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हानफेंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है वैसे हमारी डिफेंस फॉर्मेशन अभी के लिए है तो बहुत ज्यादा पावरफुल, बाहर से तो उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से एक मामूली अटैक के साथ ही उसे तोड़ा जा सकता है और यही उस डिफेंस फॉर्मेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन लोगों की ये बातें सुनकर मैं जियानिंग और उसके साथ ही वहाँ पे थोड़ा और भी उदास हो जाते हैं, जबकि लिंगार वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है अगर हम लोगों ने अपनी डिफेंस फॉर्मेशन की इस कमजोरी को दूर कर दिया तो हमारे डिफेंस फॉर्मेशन को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टैलेंट सेट के बाकी के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस दौरान वहाँ पे एंट्री होती है मिस चूचू की, जो कि अपने साथ बहुत बड़े बड़े स्टोरी बैग्स लेकर वहाँ पे आते हुए कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई भी हमारे टैलेंट सेट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, पर सच कहूँ तो फिर उसके बाद हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी और सबसे खराब बात फिर हम लोगों को नए नए ट्रायल्स भी हासिल करने को नहीं मिलेंगे। और ये कहकर मिस चूचू मिस जियानमिंग के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल से कहती है आ जाओ हम लोग तुम्हें अपने टैलेंट सेट का टायर वोल्ट दिखाते हैं। और ये कहकर जब वो लोग वहाँ पे उन तीनों को अपने टायर वोल्ट के अंदर ले आते हैं तो वो टायर वोल्ट वहाँ पे ट्रायल से पूरी तरह से भर चुका था, जिन्हें देखकर डोंगी वहाँ पे उन सभी को बताता है कि ये ट्रायल्स ऐसा तजू ने हम सभी को ऑफर किए हैं, यानी कि इन सभी के ऊपर हमारा भी हक है। डोंगी की इस बात को लियू जियान वहाँ पे आगे बढ़ाते हुए तीनों नए कल्टीवेटर से कहता है हमारा टैलेंट सेट अभी भी काफी ज्यादा अमीर है और अगर फ्यूचर में तुम लोगों को यहाँ पे मौजूद किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम बिला झिझक उसे यहाँ पे आकर ले सकते हो। लियू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और मिस जियानमिंग वहाँ पे उदास होते हुए कहती है पर ये हम लोग कैसे ले सकते हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने टैलेंट सेट के लिए कुछ भी नहीं किया। पर अभी वो वहाँ पे उदास होते हुए सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उसे हौसला देते हुए कहती है अरे यार तुम ज्यादा सोच रही हो तो ज्यादा मत सोचो, तुम तीनों जिंदा टैलेंट सेट में वापस आ गए, ये हमारे टैलेंट सेट के लिए बहुत बड़ी बात है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उन लोगों को जवाब देते हुए कहता है पिछले 10 लाख सालों से हम लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हुए इधर से उधर जा रहे थे, जिसके चलते हम लोग कुछ भी नहीं बचा पाए, पर मेरे पास ये हेयर पिन मौजूद है जिसे मैं गिफ्ट के तौर पर ऐसे तजू को देना चाहता हूँ। और ये कहकर वो अपनी हेयर पिन को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते साथ ही बड़े होते हुए एक सोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पर लियू जियान आगे बढ़कर वो सोड को वापस हेयर पिन में बदल कर वापस वुआंग को देते हुए कहता है ऐसा तजू को हमारे ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, उल्टा ऐसा तजू ने हम लोगों को ये सारे ट्रेस दिए हैं। लियू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगी भी वहाँ पे हंसकर वुआंग के पास आते हुए कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। पर वो तीनों वहाँ पे टैलेंट सेट की अच्छाई को जितना ज्यादा देख रहे थे वो तीनों उतने ज्यादा उदास होते जा रहे थे। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ गिल्ट चल रहा है। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे टैलेंट सेट के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसा तजू एक डिमांड पोर्टल के जरिए उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे। उन लोगों को दोबारा से वहाँ पे वही डेविल साइन दिखाई देता है, जिसे देखकर बर्निक्रो वहाँ पे ऐसा तजू से कहता है ऐसा तजू ये देखकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इन लोगों के टैलेंट सेट को लेकर बहुत ही इविल इंटेंशंस है, ये लोग जरूर से यहाँ पे हमारे टैलेंट सेट को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। पर इनके चेहरों को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अंदर ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो वही लोग जानते होंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों टैलेंट सेट की डिफेंस फॉर्मेशन के पास पहुंच चुके थे और वो तीनों ही मिलकर वहाँ पे उस डिफेंस फॉर्मेशन को किसी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे यांजू अपना पूरा दम लगाकर उस फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाते हुए कहती है ये टैलेंट सेट की डिफेंसिव फॉर्मेशन की कोर है, इसलिए हम लोगों को इसी की रक्षा करनी होगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपने टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। अगर वो कमीना ज़ेंगली टैलेंट सेट के अंदर आ गया तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आज चाहे हम लोगों को यहाँ पे अपनी जानी दांव पर क्यों न लगानी पड़े, हम लोग ज़ेंगली को टैलेंट सेट के अंदर नहीं आने देंगे। और ये क्या कर वो तीनों अपनी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डेविल स्केलेटन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पे यांजू की बातें सुनकर वुआंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपने नए टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। कर अभी वो तीनों लोग वहाँ भी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डेविल स्केलेटन को वहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वो डेविल स्केलेटन वहाँ पे खतरनाक आवाज के साथ चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है बेवकूफो, तुम तीनों अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम्हारा एंशिएंट टैलेंट सेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपने टैलेंट सेट एग्जिस्ट करे या ना करे उससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या तुम लोग भूल गए कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या किया है। उस डीमन स्केलेटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुआंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है टैलेंट सेट रहे या ना रहे उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फर्क पड़ता है तो टैलेंट सेट के लोगों से। टैलेंट सेट चाहे 10 बार डिस्ट्रॉय हो जाए पर टैलेंट सेट के लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और ये कहकर वो तीनों ही वहाँ पे अपनी अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए एक दूसरे से कहते हैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दो, इसे हम लोग टैलेंट सेट के अंदर नहीं आने दे सकते। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे हंसते हुए कहता है तुम कियो को क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश कर देता है, जिसके चलते
चलते हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे एक ही झटके के साथ उड़ते हुए वहाँ से काफी दूर जा गिरते हैं, जिसके साथ ही उन तीनों की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि एक तो उन सभी के मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था, दूसरा वो लोग वहाँ पे अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। और आपको याद ही होगा कि ये कोई मामूली कल्टीवेटर्स नहीं है। अभी कल ही के दिन में उन लोगों ने 2 बड़ी बड़ी आर्मीज को रोक दिया था, वो भी बहुत ही आसानी के साथ और ऊपर से अभी उनकी कंडीशन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे उन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। और ये सब कुछ ऐसे तजु भी वहाँ पे ऊपर आसमान से होते हुए देख रहे थे, जहाँ पे उनके साथ बन्नेकुरो, मिस निंगजू और लिंगू भी मौजूद थे। और ये सब कुछ देखकर बन्नेकुरो भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या वो डीमन स्केलेटन यहाँ पे इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? जबकि ये सब कुछ देखकर लिंगू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होकर आगे बढ़ते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये है क्या चीज है? लेकिन ये कहकर वो वहाँ पे आगे बढ़ पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मिस निंगजू अपने हाथ के इशारे से उसे वहीं पे रोकते हुए कहती है, जज्बाती मत बनो। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। पर वो सभी लोग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को वहाँ पे काटने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि डेस्टिनी सोल के बगैर तुम तीनों बच पाओगे? डेस्टिनी सोल के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेस्टिनी सोल एक कल्टीवेटर की फाउंडेशन होती है, और अगर कोई उस डेस्टिनी सोल को चुरा लेता है तो वो पर्सन पूरी तरह से आपको कंट्रोल करते हुए आपको एक ज़ॉम्बी बना सकता है, यानी कि एक तरह का कॉर्प्स। वो पर्सन जैसे चाहे आपको चला सकता है, यानी कि वो अगर चाहे तो आपको कंट्रोल करते हुए एक वेपन भी बना सकता है। और जब ये बात मिस निंगयू को पता चलती है तो वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इन तीनों को डेस्टिनी सोल से इनके हवाले हैं? अब तो इन लोगों को बचा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर उस डीमन स्केलेटन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे एक साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को जाने क्यों ना चली जाए, लेकिन हम लोग अपने टैलेंट सेट के लोगों को धोखा नहीं देंगे। जबकि ये सब कुछ देखकर लिंगू भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की खतरनाक पावर है? पर अब वहाँ पे ये सब कुछ देखते हुए ऐसे तजु भी थोड़े सीरियस हो चुके थे। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे उनकी डेस्टिनी सोल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर चुका था। जिसके बाद वो डीमन स्केलेटन इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को वहाँ पे पूरे टैलेंट सेट के अंदर फैलाने की कोशिश करता है। इस तरह हम देखते हैं कि वो हुआंग, जिसकी आधी बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से वो स्केलेटन अपने कंट्रोल में ले चुका था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो हुआंग अपनी बची कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए उन डेमोनिक रूट्स को रोकते हुए कहता है, मैं अपने टैलेंट सेट के लोगों को धोखा नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे यहाँ पे अपनी जानी कुर्बान क्यों न करनी पड़े। लेकिन वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे एक बार फिर से उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स को वहाँ पे उसके हाथों से आजाद करवा लेता है और खुद वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए टैलेंट सेट की डिफेंसिव फॉर्मेशन के कोर के अंदर चला जाता है, जो देखकर वो तीनों एक साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर तब तक हम देखते हैं कि वो डीमन स्केलेटन अपना काम दिखाते हुए टैलेंट सेट की डिफेंसिव फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में लेने के बाद वहाँ पे जगह जगह पे एनर्जी ब्लास्ट करवाने लगा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए पूरे टैलेंट सेट के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले करवाने लगा था। जिसके चलते हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से वहाँ पे पूरे टैलेंट सेट के ऊपर सोर्ड्स की बारिश होने लगी थी, जो देखकर नीचे की तरफ जैसे वो तीनों कल्टीवेटर वहाँ पे से रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो सबसे पहले मिस जाने के ऊपर हमला करता है, और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे वो वहाँ के साथ साथ बाकी सभी की बॉडीज के अंदर भी घुसा देता है। और इस तरह वो वहाँ पे उन तीनों को ही अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में उठा चुका था, और अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए उनके चारों तरफ एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाने लगा था। और तभी देखते ही देखते वो वहाँ पे जानबूझकर अपनी उस खतरनाक फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करवा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो तीनों ही कल्टीवेटर वहाँ पे उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगे थे। पर वो डीमन स्केलेटन वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे टैलेंट सेट की डिफेंस कोर फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे टैलेंट सेट के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होने लगा था। पर वो एनर्जी ब्लास्ट वहाँ पे पूरा हो पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा तजु वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइम को ही रोक देते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पे टाइम रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ सब कुछ ठीक कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे तीनों की डेस्टिनी सोल्स को भी उन्हें वापस लौटा देते हैं। और साथ ही साथ उनके माइंड के अंदर जो डिमोनिक सील्स मौजूद थी उन्हें वो वहाँ पे इनकी बॉडी से बाहर निकालते हुए अपने हाथों में ले आते हैं, जिनके चलते वहाँ पे सब कुछ हो रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू और मिस निंगयू मिलकर वहाँ पे उन तीनों को सहारा देते हुए उन तीनों को उठाकर वहाँ पे ऐसा तजु के सामने ले आते हैं, जो कि ऐसा तजु को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों उदास होते हुए अपना सर झुका लेते हैं, और वो हुआ वहाँ पे आगे बढ़कर ऐसा तजु से माफी मांगते हुए कहता है, एंसेस्टर हमें माफ कर दीजिए, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ, हम लोग ही बेकार है। पास्ट में हम लोग अपने एंशिएंट टैलेंट सेट की रक्षा नहीं कर पाए थे, और आज जब हमें नए टैलेंट सेट से इतना ज्यादा प्यार मिला तो हम लोग उसी टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने चले थे। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजु वहाँ पे कोर्ट रूम में उन लोगों से कहते हैं, खुद को ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। ऐसा तजु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नेकुरो भी वहाँ पे आगे बढ़कर उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए कहता है, वैसे भी एक मामूली सी कोर फॉर्मेशन ही तो डिस्ट्रॉय हुई है, हम लोग एक नई बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सभी की लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि एक और फॉर्मेशन है। जिसपे वो हम उदास होकर जवाब देते हुए कहता है, पर हमारी वजह से टैलेंट सेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जिस पर ऐसा तजु वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे
से जवाब देते हुए कहते हैं तुम लोगों की वजह से ही टैलेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे उन डिमोनिक सील्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर वहाँ पे मिचियानमिंग के साथ साथ उसके साथियों को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिन सील्स को वो लोग पिछले 10 लाख सालों से खत्म नहीं कर पाए थे उन्हें एसेटजू ने यहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म कर दिया। इसलिए उनका हैरान होना तो बनता था। और तभी एसेटजू वहाँ पे कोर्टून में उन लोगों से कहती है जिसने तुम लोगों को रिवाइव किया था, इस सब के पीछे उसका हाथ है। और एसेटजू कैसा कहती है हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।